हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो देखिए, जो दूसरा चैप्टर है भारत का भूगोल का, वह है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें वास्तव में इस चैप्टर में हमें भारत का जो भौतिक प्रदेश है उनका अध्ययन हम करेंगे, और भारत को किन किन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और पुस्तक में किन किन इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखा गया है, ये सभी बातों के बारे में बात करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण किताब होती है। यहाँ से सामान्यतः जितने भी जीके संबंधित परीक्षा होती हैं, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है या लेक्चरशिप एग्जाम है, उन सब में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, और जितने भी स्टूडेंट जीके की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, इन चैप्टर्स का जरूर अध्ययन करें। तो कम समय में हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो सबसे पहले बात करते हैं भू विज्ञान वैज्ञानिक संरचना। सेल समूह की विविधता के अंतर्गत भारत को 3 भू वैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। तो भारत को कितने भू वैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है? 3 भू वैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और तीसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। तो वास्तव में भारत को 3 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, तीसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। जो हिमालय के अलावा भी भारत में जो पर्वतमालाएं हैं, उनमें भारत को बांटा गया है। चलिए आगे। प्रायद्वीपीय जो खंड है मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना है, जो कैम्ब्रियन काल से एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत का भौतिक प्रदेश है, वह कैम्ब्रियन काल से एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है, और यह नाइस और ग्रेनाइट पत्थर से बना है। हिमालय तथा अन्य अतिरिक्त जो पर्वत श्रेणियां हैं, वह प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। तो ये जो हिमालय है एक नवीन बलित पर्वत है, और इनकी जो संरचना है वह नवीन है, दुर्लभ है और लचीली है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान एक भू अभिनति गर्त है, यानी एक गड्ढा है, भू अभिनति गर्त है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 64 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण कब हुआ है? 64 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। और यह क्या है? एक भू अवनति गर्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान वास्तव में क्या है? यह एक भू अवनति गर्त है, और इसका निर्माण जो हुआ है वो हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में 64 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। अगर हम बात करें कि मोटे तौर पर भारत को कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है, तो मोटे तौर पर भारत को 6 भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। कितने खंडों में बांटा जा सकता है? 6 भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। वो 6 भू आकृतिक खंड कौन कौन से हैं? भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। तो पहला कौन सा है? भारतीय मरुस्थल, दूसरा तटीय मैदान, तीसरा द्वीप समूह, चौथा है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, पांचवा है उत्तर भारत का मैदान, और छठवा है प्रायद्वीपीय पठार। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मोटे तौर पर भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और भूवैज्ञानिक संरचना और सहज समूह की विविधता के आधार पर, देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूवैज्ञानिक संरचना और चट्टानों की विविधता के आधार पर भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया? 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। कौन कौन सा? प्रायद्वीपीय खंड, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से शुरू होती है और अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरते हुए दिल्ली तक, फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में काबी, एंगलोंग व मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। दोबारा सुनिए, प्रायद्वीपीय खंड की जो सीमा है वो उत्तरी सीमा कटी फटी है, कच्छ से शुरू होती है
और अरावली पर्वत के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है। फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियाँ, गंगा डेल्टा जो क्षेत्र है वह भी प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। इसके अलावा उत्तर पूर्व में काबी एंगलोंग व मेघालय का पठार और पश्चिम में राजस्थान इसी खंड के विस्तार हैं, प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन काल से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, महानदी की रिफ्ट घाटियाँ, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत प्रायद्वीपीय खंड के उदाहरण हैं। प्रायद्वीप में मुख्यतः अपशिष्ट यहाँ की नदियाँ, देखिए यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय जो खंड है वो कैसे बना है, नाइस व ग्रेनाइट या नीस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन काल में इसकी रचना हुई है। नर्मदा, ताप्ती महानदियाँ यहाँ पर बहती हैं। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ की जो अपशिष्ट घाटियाँ हैं उथली एवं प्रवणता कम होती है, यानी इनका ढलान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ जो प्रायद्वीपीय खंड में जो भी नदियों की जो घाटियाँ हैं वो उथली हुई हैं और इनका ढलान क्या है, कम है। पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा बनाती हैं। तो देखिए, भारत में जितनी भी नदियाँ हैं जो पूरब की तरफ गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा बनाने नदियों की उदाहरण है महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। गंगा भी डेल्टा बनाती है। तो ये जो पूरब की तरफ गिरने वाली जो नदियां हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सब क्या बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और गिरते समय क्या बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। अगला पॉइंट है कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय तथा इसके अलावा प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण व दुर्बल और लचीली है। तो देखिए, हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है और इसकी जो रचना है वो नवीन है। और ये जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं ये दुर्बल भी होती हैं और लचीली भी होती हैं। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड, तीसरा जो भूवैज्ञानिक खंड है वह है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। कब हुआ है, 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। तब से इसे हिमालय तथा प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से विभाजित हो रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर। देखिए, मुख्य रूप से भारत को 6 भू-आकृतिक खंडों में बांटा गया है जिसके बारे में हम भी चर्चा कर चुके हैं। पहला है भारतीय मरुस्थल, दूसरा तटीय मैदान, तीसरा द्वीप समूह, चौथा है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत को कितने भूखंडों में बांटा गया है, 6 भूखंडों में भारत को बांटा गया है। भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला और उत्तरी भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। अब हम बात करें, देखिए उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां सम्मिलित हैं। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक मुख्य श्रेणियां हैं। तो देखिए, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में क्या है, हिमालय। उत्तर दिशा में हमारे, देखिए भारत में अगर मैप देखेंगे आप तो मैप में आपको उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है और उत्तर पूर्वी दिशा में पहाड़ियां हैं। हिमालय के समांतर कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें बृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय जिसे हम पार हिमालय कहते हैं, और मध्य हिमालय है और शिवालिक जो पर्वत श्रेणियां हैं, मुख्य श्रेणियां हैं। तो हिमालय के ये समानांतर हैं, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत। बृहद हिमालय श्रृंखला केंद्रीय अक्षीय श्रोणी भी कहलाती है, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहलाती है। इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई है इसकी कितनी है, 2500 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक है। तो बृहद हिमालय जो श्रृंखला है उसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है। इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर। अब हम बात करें उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्न उपखंडों में बांटा जा सकता है।
पहला है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, दूसरा अरुणाचल हिमालय, तीसरा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, चौथा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय और पांचवा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो पर्वत श्रेणियों की संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है। कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय, अरुणाचल हिमालय, पूर्वी हिमालय और पर्वत हिमालय और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर हिमालय में विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं। पहली है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पांजाल। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से पूछी भी जाती है पेपर में कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम है और पीर पांजाल जो पर्वत श्रेणी है वो किसका हिस्सा है? कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक शब्द का उदय देहरादून के नजदीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुआ है। किसी समय यहाँ पर इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो इसके पश्चात स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। तो शिवालिक जो शब्द है वो देहरादून के नज़दीक जो शिवामाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से बना है शिवालिक। हिमाचल व उत्तरांचल हिमालय का हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। तो जो हिमाचल है और उत्तरांचल हिमालय का जो हिस्सा है पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। कुछ पर्वत नगर जैसे अल्मोड़ा, लैंसडाउन, धर्मशाला, मसूरी, कसौली, रानीखेत इसी क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए अल्मोड़ा है, लैंसडाउन है, धर्मशाला है, मसूरी है, कसौली है और रानीखेत है, ये उत्तरांचल हिमालय और हिमाचल हिमालय के हिस्सा हैं। अब बात करते हैं बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से? भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग कहे जाते हैं। खानाबदोश लोग का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते हैं और ये लोग ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुग्याल मतलब है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतुओं में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में आते हैं जो बृहद हिमालय है। आगे हम बात करें सिक्किम, दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। तो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में क्या है, बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के जंतु हैं और ऑर्किड प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं। अरुणाचल हिमालय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ, ध्यान देना पश्चिम से पूर्व की ओर जो जनजातियाँ हैं मोनपा, मिश्मी, निशी, डफला, अबूर और नागा। कौन कौन सी हैं? मोनपा, मिश्मी, निशी, डफला, अबूर और नागा। इनमें से अधिकांश जनजातियां झूमिंग खेती करती हैं। इसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, जो वनों के विनाश का प्रमुख कारण रही है झूमिंग खेती। तो ये हमारे पूर्वी भाग में अरुणाचल हिमालय में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं उनके द्वारा ये झूमिंग खेती की जाती है। पूर्वी पहाड़ियाँ, उत्तर में पटकाई बूंद, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो या लोसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। तो उत्तर में किस नाम से जानी जाती हैं? पटकाई बूंद, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो या लोसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकटक झील कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ मिलती है? मणिपुर में मिलती है और यह मणिपुर घाटी में के मध्य में पाई जाती है झील, लोकटक झील। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इस मैदान को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भाबर, दूसरा है तराई और तीसरा है जलोढ़ मैदान। तो उत्तरी भारत का जो मैदान है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान।
जलोढ़ मैदान को आगे दो भागों में विभाजित करते हैं, खादर और बांगर। किसमें कर देते हैं हम? खादर और बांगर में। अगर हम बात करें भाबर की, तो भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर रूप से फैली हुई है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकटकर प्रकट हो जाती हैं। तो कौन से क्षेत्र में? तराई वाले क्षेत्र में। और अगला पॉइंट है, उत्तर भारत का मैदान एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करते हैं। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के मध्य जल विभाजक हैं। आगे हम बात करें, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई के ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटाफटा भूखंड है। कैसा है? कटाफटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम से दिल्ली, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और कटक अरावली विस्तार, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूरब में शिलोंग, कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत विभिन्न पठारों से इकट्ठा होकर, जैसे पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, हजारीबाग का पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार इसमें पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पठार मिलते हैं? पलामू पठार मिलता है, रांची पठार मिलता है, मालवा पठार मिलता है, हजारीबाग पठार मिलता है, कोयम्बटूर पठार मिलता है और कर्नाटक पठार मिलता है। नेक्स्ट बात करें, दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको आप याद रखें। दक्षिण के पठार में पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूरब में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता है। केरल में अनामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ कहा गया है। तो महाराष्ट्र में इसको क्या नाम दिया गया है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनामलाई और इलायची कार्डेमम की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। कितनी है? 1500 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है उस पर स्थित है अनाईमुड़ी जो चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, यह नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुड़ी और दूसरी जो ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, यह नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियां हैं जाबादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ी और महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। तो पूर्वी घाट की कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जाबादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियां और महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। आगे हम बात करें, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंतीय पहाड़ियां और असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां भी मेघालय पठार का हिस्सा हैं। तो मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा जाता है, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां और असम की कार्बी एंगलोंग जो पहाड़ियां हैं वह भी मेघालय के पठार का क्या है? हिस्सा हैं। अगली हम बात करें, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जहाँ पर छत्रक शैल हैं जिस पर रेतीले टीले, बरखान और मरुद्यान पाए जाते हैं। भारत में के तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिम के तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम के तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। तो पश्चिम के जो तटीय मैदान है वो कम चौड़े हैं, पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। उभरे हुए तट के उदाहरण हैं। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह स्थित हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह हैं वह 572 द्वीप हैं। बैरन आइलैंड, बैरन जो आइलैंड है वह भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा? निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइलैंड है जहां पर एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है भारत का। वो कहाँ पर है? बैरन आइलैंड में जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप याद रखो। अगला है, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप, मिनिकॉय सम्मिलित हैं। यहाँ 36 द्वीप हैं।
इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। तो मिनिकॉय अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 453 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को मिलाकर यहाँ पर कितने द्वीप हैं अरब सागर में, 36 द्वीप हैं, जिनमें 11 पर क्या है, यहाँ पर मानव का आवास स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों जो दूसरा चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश का, इसको हमने एक फासली बहुत कम समय में रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस क्लास को आप दोबारा देख सकते हो। और यहाँ से देखिए कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो परीक्षाओं में एज इट इज पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी विषय से तैयारी करने वाले स्टूडेंट, चाहे वो आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, या रीट एग्जाम की तैयारी है, या टैट की तैयारी है, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की तैयारी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, जितने भी एग्जाम है जहाँ पर भारत का भूगोल आता है वहाँ पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए यह जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। कोशिश करेंगे हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। और इसी के साथ मैं कहूँगा आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।